नमस्कार, मैं हूं दीक्षा आजीकर और आप देख रहे हैं स्मृति मनोवृत्ति चैनल। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास के साथ। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की अवधारणा का आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की अवधारणा है क्या आखिर। तो बुद्धि शब्द जो है उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन या अंग्रेजी वर्ड जो है इंटेलिजेंस है। तो बुद्धि अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंस का हिंदी रूपांतरण है। इंटेलिजेंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है लैटिन भाषा के इंटेलिजेंसिया शब्द से, जिसका अपने आप में अर्थ है समझने की क्रिया या क्षमता। मतलब किसी भी बात को, किसी भी चीज या विषय वस्तु को समझने की प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है। किसी व्यक्ति को हो सकता है सेम कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाए, वही किसी अन्य बालक को 2 बार में आता है, किसी को 10 बार में आता है, किसी को नहीं आता है, बार बार समझाने पे नहीं आता, फिर और अधिक बार समझाने पे आता है। तो ये जो अपनी अपनी समझने की व्यक्तिगत क्षमता है उसको बुद्धि कहते हैं। जो कि इंटेलिजेंसिया शब्द है वो स्वयं भी लैटिन भाषा के इंटेलिजेंशियर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है समझना या समझाना। मतलब किसी भी बात को, किसी विषय वस्तु को, किसी टॉपिक को, किसी कॉन्सेप्ट को समझने की क्रिया जो है उसी को बुद्धि कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि बुद्धि का अर्थ क्या है। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस हो गया। इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। मतलब पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता, सीखने की क्षमता, अमूर्त तर्क को पूरा करने की क्षमता। मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति में उसके पर्यावरण, उसके एनवायरनमेंट, उसकी सराउंडिंग्स, उसकी सोसाइटी, उन सब के साथ एडजस्ट करना, एकोमोडेट करने की जो कैपेसिटी होती है, किसी भी चीज को समझने की जो क्षमता होती है। मैंने पहले ही बताया कि बुद्धि का कॉन्सेप्ट ही वही है कि किसी भी विषय वस्तु को समझने की व्यक्ति की जो क्षमता है, या अमूर्त तर्क, मतलब जो चीज आपको नहीं दिखाई दे रही है उस पॉइंट पे भी सोचना कि किसी चीज के पीछे का कारण क्या हो सकता है। अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो वो किस हद तक सही है, कहाँ से गलत है, कितने, उसके पीछे का कारण क्या है, उसका रिजल्ट कैसा होगा। मतलब 10 एंगल्स पे अलग अलग प्रकार से सोचने की जो, तर्क करने की जो क्षमता है, जो अमूर्त चिंतन की जो क्षमता है, ये सब बुद्धि के अंतर्गत आती है। अब बुद्धि की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले बुद्धि के बारे में हमारे अल्फ्रेड बिने साहब ने कहा है, जजमेंट अदरवाइज। बुद्धि के बारे में हमारे अल्फ्रेड बिने साहब ने कहा है, जजमेंट अदरवाइज कॉल्ड गुड सेंस, प्रैक्टिकल सेंस, इनिशिएटिव, द फैकल्टी ऑफ अडेप्टिंग वन सेल्फ टू सर्कमस्टांसेस। मतलब बुद्धि क्या है, बुद्धि हमारी निर्णय लेने की क्षमता है, जिसे अन्य शब्दों में हम लोग अच्छी समझ कह सकते हैं कि समझदारी के साथ काम करना, किसी को काम को करने के बारे में 4 बार सोचना, सोच समझ के कोई काम करना, है ना। व्यवहारिक समझ, आपका व्यवहारिक नॉलेज कैसी है, कैसा आपकी सराउंडिंग्स है, आपका मतलब व्यवहारिक लोगों के साथ आपके समाज में आपके कैसे रिलेशंस हैं, कैसे आप अपने रिलेशंस मेंटेन करते हैं, वो चीज हो गई। पहल, मतलब इनिशिएट लेने की जो क्षमता होती है, जो पहल करने की क्षमता होती है। मतलब कई बार हम लोग क्या करते हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हैं, कोई नया काम करने से पहले 4 बार सोच रहे होते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, या फैमिली को बोलेंगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा। 4 प्रकार से सोच रहे होते हैं। उस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, उस काम को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। और जब तक हम किसी कार्य को प्रारंभ नहीं करेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक तो रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते ना। तो रिजल्ट कहते हैं, तो पहल करने की जो कैपेसिटी होती है, इनिशिएटिव उठाने की जो कैपेसिटी होगी कि क्या रिजल्ट होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, छोड़ो, जाने दो, हम तो बस इसको प्रारंभ करने हैं। तो ये जो लेवल है मैच्योरिटी का, इतनी जो समझ है, इतनी कैपेसिटी, ये बुद्धि के अंतर्गत आती है, ऐसा अल्फ्रेड बिने साहब ने कहा। कहते हैं कि परिस्थितियां, जो विभिन्न परिस्थितियों का हमें अपने जीवन में रहते हुए, हमारा कई बार समुदाय चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, परिस्थितियां भी बदलती हैं, अप डाउन होती रहती हैं। तो उनमें खुद को ढालने की क्षमता, उनके अनुसार एकोमोडेट करना, उनके अनुसार अनुकूलन की जो कैपेसिटी है, वो, ये सब का जो मिला जुला प्रभाव है, ये बुद्धि के अंतर्गत आता है। यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं, जो अल्फ्रेड बिने साहब हैं, इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिस भी कहते हैं।
ठीक है, बुद्धि परीक्षणों के जनक या फादर ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने सर्वप्रथम 1904 में पहला बुद्धि परीक्षण दिया था। तो हमारा जो पहला बुद्धि परीक्षण था उसका प्रारंभ, जो बुद्धि परीक्षणों का प्रारंभ है वो फ्रांस से हुआ है। और फ्रांस से किसने किया है? अल्फ्रेड बिने, और इनका साथ दे रहे थे थियोडोर सिमोन। थियोडोर सिमोन और अल्फ्रेड बिने दोनों ने मिलकर 1904 में पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण करना प्रारंभ किया, जो बन के 1905 में प्रारंभ हुआ था। ये जो बुद्धि परीक्षण था ये मेंटल एज के बेसिस पे नहीं होता था। ये फिर किस बेस पे होता था? तो इनमें विविध प्रकार के क्वेश्चंस होते थे। ये एक प्रकार का क्वेश्चनायर टाइप का होता था, क्वेश्चन आंसर। बेस पे होता था। बच्चों के हिसाब से उसमें क्वेश्चंस रहते थे और उन क्वेश्चंस के बालकों के आंसर देने होते थे और उस हिसाब से इनका बुद्धि परीक्षण होता था। तो ये जो हमारा पहला इंटेलिजेंस टेस्ट था इसका निर्माण 1904 में हुआ था। इसमें फर्स्ट करेक्शन 1908 में हुआ। उसके बाद सेकेंड करेक्शन 1916 में टर्मैन के द्वारा किया गया। इन्होंने इसको रिवाइज करके इसका नाम स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट रख दिया। यहां से इस बुद्धि परीक्षण का नाम स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं डेविड वेस्लर साहब ने जो इंटेलिजेंस की परिभाषा दी है वो देख लेते हैं। इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू थिंक रेशनली, act purposefully and deal effectively with his her environment। सभी परिभाषाओं में लगभग सेम ही बात बोली हुई गई है कि क्या है बुद्धि, क्या है व्यक्ति की तर्क संगत रूप से सोचने की क्षमता। पहले भी से भी हर जगह बोला गया उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने की क्षमता, मतलब किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है ये जानते हुए किसी कार्य को करना है। ऐसे ही कोई कार्य कर रहे हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला या उसके बारे में सोचे बिना जाने बिना तो हम कोई काम प्रारंभ नहीं करते ना, उसका कोई मतलब ही नहीं। तो किसी कार्य के पीछे को उद्देश्य को समझना, उसको तर्क संगत रूप से समझना, उसको डिस्कस करना, उसको 10 अलग एंगल्स पे सोचना कि क्या क्या हो सकता है, उसके कॉज एंड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, उसका रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, कैसे वो प्रभाव कर सकता है, तो उन सब चीजों के बारे में सोचना और पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से निपटने की वैश्विक और समग्र क्षमता है। वही बात है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो सोसाइटी है उसके साथ अकोमोडेट करना, उसके साथ एसिमुलेट करने की जो संपूर्ण कैपेसिटी है, कहते हैं ना कि होलिस्टिक डेवलपमेंट जिस तरह से होता है उसे ये एक टोटल मतलब लोगों की संपूर्ण मिला के, क्योंकि 10 अलग अलग प्रकार की क्षमताएं या तार्किक क्षमता अलग है, उद्देश्यपूर्ण ढंग से सोचने की क्षमता होगी, अच्छी समझ होगी, व्यवहारिक समझ होगी या पर्यावरण के साथ अकोमोडेशन की जो कैपेसिटी है, तो इन सब का जो समग्र रूप है, सामूहिक रूप से जो कैपेसिटी है, उन सब को मिला के हम लोग बुद्धि के रूप में उसको जानते हैं। तो उन सबको बुद्धि का नाम या इंटेलिजेंस का नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन की। तो ये जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी कि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है हम सबको, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ये तो दिया गया है टर्मैन के द्वारा 1916 में। इसमें ये जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इसे पहले ही हमारे अल्फ्रेड बिने साहब ने दे दिया था। जबकि इंटेलिजेंस क्वेश्चंट आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये 1912 में 1912 में विलियम स्टर्न के द्वारा दे दिया गया था। सर विलियम स्टर्न के द्वारा दे दिया गया था। इन्होंने आईक्यू का फॉर्मूला सिर्फ इतना दिया था, MA अपॉन CA, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज।
यहाँ पे जो मेंटल एज है उससे क्या तात्पर्य, मेंटल एज से तात्पर्य है कि आप मानसिक रूप से कितना परिपक्व हैं, या यूं कह सकते हैं कि आपका दिमाग किसी कार्य को करने के लिए किस लेवल तक काम करता है, किसी काम को आप कहाँ तक सोच सकते हैं, किस हद तक उसको कर सकते हैं। तो आपकी जो मानसिक परिपक्वता है उसी को मेंटल एज कहते हैं। जबकि अब बात करते हैं टर्मेन ने ये जो फॉर्मूला इंटेलिजेंस क्वेश्चन का दिया है, तो बाद में जब 1912 में सर विलियम स्टर्न ने ये दिया था मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, आईक्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्होंने दे दिया। फिर बाद में 1916 में इसको रिवाइज करके टर्मेन साहब ने इस फॉर्मूले को कंप्लीट करके दिया, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। क्रोनोलॉजिकल एज से तात्पर्य है किसी भी बालक की जो वास्तविक आय है, जो उसकी उम्र होती है वो, और मेंटल एज आपकी मानसिक परिपक्वता अवस्था कितनी है, आप मानसिक रूप से किस हद तक परिपक्व हैं, किसी काम को करने के लिए आपका दिमाग किस लेवल पे काम करता है, ये सारी चीजें मेंटल एज के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आती हैं। अब बुद्धि लब्ध की कुछ सारणी दी हुई है, एक हमारे टर्मन साहब ने बुद्धि लब्ध की एक सारणी दी है। उन्होंने बताया कि 140 या उससे अधिक बुद्धि लब्धि वाला बालक अगर कोई है तो उसको प्रतिभाशाली या जीनियस चाइल्ड कहेंगे, जबकि 120 से 140 की बुद्धि लब्धि वाले बालकों को प्रखर बुद्धि या उत्कृष्ट बुद्धि या फिर सुपीरियर चाइल्ड कहते हैं। और यहीं पे 110 से 120 बुद्धि लब्धि वाले बालकों को तीव्र बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या एवरेज कहते हैं। जबकि 90 से 110 बुद्धि लब्धि वाले जो बालक हैं, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट वाले जो बालक हैं, उनको औसत बालक, सामान्य बुद्धि वाले या फिर एवरेज चाइल्ड कहते हैं। 80 टू 90 वाले बालक डल या बैकवर्ड चाइल्ड या फिर उनको पिछड़ी या मंद बुद्धि वाला के रूप में इन्होंने माना है। 70 से 80 आईक्यू वाले जो बालक हैं उनको फीबल माइंड या निर्बल बुद्धि कहा गया है। 70 से कम मूर्ख, 50 से 70 वालों को अल्प बुद्धि, 25 से 50 मूढ़ और 25 से कम वाले जड़ बुद्धि या फिर उनको इडियट बोला गया। चलिए तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार की। तो बुद्धि के थॉर्नडाइक ने, हमारे जो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक हैं, उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंटेलिजेंस। मतलब सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि अपने नाम से ही क्लियर, सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य है आपकी सामाजिक संबंध किस प्रकार के हैं, आप सामाजिक गतिविधियां किस तरह से करते हैं, कैसे आप समाज में लोगों से मिलते हैं, आपकी सराउंडिंग्स, आपके एनवायरनमेंट में आप कैसे हैं, आप अपने समाज में आप किस प्रकार के हैं, कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हैं, अपनी विभिन्न परिस्थितियों में अपने समाज में किस तरह से आप एडजस्ट करते हैं। दी सोसाइटी, किस प्रकार से आप अपने सामाजिक लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, कैसे अपने समाज में एडजस्ट करते हैं, किस किस प्रकार से विभिन्न परिस्थितियों में आपके साथ एडजस्टमेंट की आपकी कैसी कैपेसिटी है, आप कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हैं, ये सब जो सुविधाएं हैं, ये इस प्रकार की जो इंटेलिजेंस है, जो सामाजिक बुद्धि नाम से ही क्लियर है, सामाजिक बुद्धि कहते हैं। बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की। जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है, अमूर्त बुद्धि है, तो इसके अंतर्गत बुकिश नॉलेज या जो हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज है, ये सब किसके अंतर्गत आती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अंतर्गत। मतलब जो आपने सीख लिया वो एक प्रकार से फिक्स है, आपका पुस्तकीय ज्ञान हो गया, आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई, आपके साइन और सिंबल से रिलेटेड जो नॉलेज हो गई, चिन्ह या फिर प्रतीक, ये सब क्या आती है, ये अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है, कि जो आपने जैसा सीख लिया वो एग्जैक्ट वैसे ही वर्क कर रहा है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है, या जो अमूर्त बुद्धि है, ये जो साइन हो गए, सिंबल हो गए, प्रतीक हो गए, चिन्ह हो गए और संकेत हो गए, इनके आधार पर समस्या का समाधान करती है। अब बात करते हैं मैकेनिकल इंटेलिजेंस की।
मैकेनिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आप भौतिक चीजों की बात करते हैं, भौतिक चीजों के बारे में आप जानकारी रखते हैं, या कोई ऐसी चीजें हो गई जहाँ पे आप यंत्रों की बात करते हैं, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस हो गई। मूर्त बुद्धि, भौतिक वस्तुएं हो गई, या फिर यंत्रों की बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत हम लोग। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सब के बारे में जब हम बात करते हैं, या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस यानी कि मूर्त बुद्धि, जैसे कि 3 और 2 कितना हो गया, 3 और 2 5 होता है, तो ये हमने फिक्स समझ लिया। तो जहां पे हम चीजें फिक्स समझ लेते हैं उसको मैकेनिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। एक बार रिकैप देख ले, नीचे से प्रारंभ करते हैं कि जब तक आप किसी से मिलने नहीं गए तब तक आप कैसे थे, भौतिक। और जब आप मिल लिए तो उसके बाद आपने क्या किया, नॉलेज गेन की, आपने जानकारी एकत्रित की। तो वहां से आप कैसे हो गए, आप हो गए एब्स्ट्रैक्ट। और वो जानकारी एकत्र करने के बाद आपने दुनिया को जाना, तो आप कैसे हो गए, सोशल। मतलब सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप भौतिक सुख सुविधाओं से, भौतिक जीवन से जानकारी एकत्रित करते हैं। जब आप जानकारी एकत्रित कर लेते हैं तो जो आप कॉन्क्रीट नॉलेज कलेक्ट करते हैं, आप उसके बाद उसको अपने एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं। आप जाके साइन सिंबल के माध्यम से चीजों को समझते हैं, और जब आप उनको समझ लेते हैं तो आप समाज में जाके उनको अप्लाई करते हैं, तब जाके वो आपकी सोशल इंटेलिजेंस बन जाती है। मतलब एक शब्द में कह सकते हैं हम लोग कि कोई भी ऐसी चीज जिसे हम लोग भौतिक वस्तुओं के साथ, भौतिक चीजों के साथ खोजने चलेंगे, वो क्या होगी, हमारी मैकेनिकल इंटेलिजेंस। जबकि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लोग बुक्स के साथ, किताबों के साथ, पुस्तकी नॉलेज के साथ ढूंढने चलते हैं, मतलब जो हमारी समस्याओं का समाधान खोजने निकलते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो नेचर है वो खोजते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने चलते हैं, तो वो हमारी होती है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब जब हम लोग उस बुक किस नॉलेज को जानने के बाद समाज के साथ समस्याओं को खोदने, समाज के 4 लोगों के साथ समस्या समाधान करने चलते हैं, उनके साथ अप्लाई करते हैं, अपनी नॉलेज को समाज के साथ शेयर करते हैं, तो ये जो होती है ये हमारी होती है सोशल इंटेलिजेंस। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस समझ आ गया होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप देखते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की संरचना का आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। हम लोग यहाँ पे इसका एक प्रकार से कंक्लूजन देख लेते हैं। तो बात करते हैं आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में। क्या बोला है, इंटेलिजेंस हैज बीन डिफाइंड इन मैनी वेज, बुद्धि को कई तरह से परिभाषित किया गया। हायर लेवल एबिलिटीज, जो उच्च स्तरीय क्षमताएं हैं, जैसे कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो गई। वही बात फिर से कि किसी चीज को सोचने का जो अमूर्त चिंतन का ढंग है, किसी चीज के बारे में जो दिख रही है, नहीं दिख रही है, जो एंगल्स हम लोग नहीं भी देख सकते उनके बारे में भी सोचना, अलग अलग विधियों से सोचना, अलग अलग पॉइंट्स पे किसी भी चीज के बारे में, अनेकों प्रॉब्लम्स, जो कोई आप किसी एक प्रॉब्लम पे है तो उसके 10 समाधान 10 प्रकार से ढूंढने के बारे में सोचना। तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होगी। उसके बाद मेंटल रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपकी मानसिक मनोदशा क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, या फिर यूं कहें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आपके दिमाग में किसी प्रॉब्लम को लेके कोई बात चल रही है, या कोई किसी चीज का सॉल्यूशन हो गया, कुछ भी हो गया, या किसी चीज के पीछे का तर्क चल रहा है, तो आप का जो मेंटल स्टेटस है, आपके माइंड में कोई बात चल रही, तो आप उस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लोगों के सामने उसका प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं, लोगों को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे अपनी बात को कन्वे करते हैं, कैसे किसी को अपनी बात को समझाने का प्रयास करते हैं। तो आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है, अपनी बात को रखने का तरीका कैसा है, तो उसकी जो कैपेसिटी है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया हमारा हायर लेवल एबिलिटीज में बुद्धि के अंतर्गत आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, फिर वही बात, डिसीजन मेकिंग की जो कैपेसिटी होती है, निर्णय लेने की क्षमता, द एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता, इमोशनल नॉलेज, भावनात्मक ज्ञान, मतलब
भावनात्मक बैलेंस, इमोशनल बैलेंस होना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये भी जो हमारी इंटेलिजेंस पावर है वही हमें सिखाती है कि अगर मान लो विषम परिस्थितियां भी आ जाती है, कभी कोई अच्छी स्थिति है, कभी बहुत सुखद मोमेंट है, तो उस पर भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो जाना चाहिए। या फिर अगर कोई बहुत विषम परिस्थिति आ जाती तो उसमें भी हम पता चला इतना गम में चले गए, खाना पीना छोड़ दिया, सब काम छोड़ दिया, क्योंकि तो हम उस परिस्थिति से निकलेंगे कैसे? और किसी भी परिस्थिति से निकलने के लिए हमें उस पर काम करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इमोशनली बैलेंस होने चाहिए, हमारा मानसिक संतुलन बना रहना चाहिए। जब हम पूरी तरह से इमोशनली बैलेंस्ड होंगे, फिट होंगे, तभी हम किसी भी प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो बुद्धि जो है हमको इमोशनल नॉलेज, भावनात्मक ज्ञान भी देती है और भावनात्मक रूप से बैलेंस भी रखती है। बात करते हैं क्रिएटिविटी, रचनात्मकता एंड एडेप्टेशन टू मीट द डिमांड ऑफ एनवायरनमेंट इफेक्टिवली, मतलब रचनात्मकता और पर्यावरण की मांगों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए अनुकूलन। फिर से वही बात कि आपके आसपास की सराउंडिंग्स, अपनी सोसाइटी के साथ, अपनी एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट की कैपेसिटी, जैसा भी आपका एनवायरनमेंट है उसके साथ अनुकूलन की क्षमता, विषम परिस्थितियों में या समान परिस्थितियों में, कैसी भी परिस्थिति है, कैसी भी आपके साथ स्थिति है, उसमें आपके एनवायरनमेंट के साथ अनुकूलन की कैपेसिटी, उसके साथ समायोजन की कैपेसिटी जो है वो सब बुद्धि के अंतर्गत आती है। जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड सेवरल कंस्ट्रक्टिंग थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एज वेल एज इंडिविजुअल टेस्ट्स दैट अटेम्प्ट टू मेजर दिस वेरी कॉन्सेप्ट। मतलब मनोवैज्ञानिकों ने कई विपरीत सिद्धांतों के साथ साथ व्यक्तिगत परीक्षण भी विकसित किए हैं जो इसी अवधारणा को मापने का प्रयास करते हैं। मतलब जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कई सारी थ्योरीज दी हैं, इंटेलिजेंस थ्योरीज दी हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट्स दिए हैं। विपरीत सिद्धांत इसलिए क्योंकि कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने, हो सकता है कि एक ही कॉन्सेप्ट पे एक मनोवैज्ञानिक ने जो बात की है दूसरे ने उसके जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट दिया हो, तो वो उनके साथ साथ उन्होंने व्यक्तिगत परीक्षण भी दिए हैं। वो इसीलिए दिए कि किसी भी व्यक्ति की कितनी इंटेलिजेंस पावर है, बुद्धि की अवधारणा कितनी है, बुद्धि की क्षमता कितनी है, उन सबको मापने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। तब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो हमारा पहला बुद्धि परीक्षण है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? अभी मैंने आपको बताया था, हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट हमारे अल्फ्रेड बिने साहब के द्वारा डेवलप किया गया था। इसीलिए इनको इंटेलिजेंस टेस्ट का जनक भी माना जाता है, बुद्धि परीक्षण का जनक, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट है वो उन्होंने 1904 में थियोडोर शिमोन के साथ मिलकर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार और दूसरे को एक गरीब परिवार द्वारा अपनाया जाता है। एक वर्ष बाद निम्नलिखित में से अपने आईक्यू स्कोर के बारे में सबसे अधिक देखा गया है। देख लेते हैं। वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन brothers is adopted by a socio-economic rich family and the other by a poor family. After 1 year, which one of the following may be most likely observed about their IQ scores? तो पहला जो है वो एक अमीर परिवार के द्वारा, आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार के द्वारा अपनाया जाता है, और दूसरा आर्थिक रूप से गरीब परिवार के द्वारा अपनाया जाता है। तो उनमें से किसका IQ स्कोर सबसे अधिक पाया जाएगा? ऑप्शंस देखते हैं। दी बॉय विद रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली विल स्कोर्ड ग्रेटर देन दी बॉय विद पुअर फैमिली। मतलब ये कह रहा है कि जो बालक अमीर आर्थिक स्थिति के द्वारा अपनाया गया था वो ज्यादा आईक्यू रखता होगा, उसका आईक्यू स्तर बढ़े ज्यादा होगा, जबकि जो गरीब परिवार में अपनाया गया उसका आईक्यू स्तर कम होगा। सेकेंड ऑप्शन है बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली, भी दोनों समान रूप से स्कोर करेंगे। थर्ड ऑप्शन है दी boy with poor family will score greater than the boy with rich socio-economic family। जो गरीब फैमिली में अपनाया गया बालक है वो अधिक स्कोर करेगा
अमीर फैमिली वाले बालक की अपेक्षा। सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट अफेक्ट द आईक्यू स्कोर्स। फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक स्तर आईक्यू स्कोर को इफेक्ट नहीं करता है। तो ये जो बात उन्होंने बोली है ये बिल्कुल ही गलत है। जो आपका सामाजिक आर्थिक स्तर है वो आईक्यू लेवल को अफेक्ट जरूर करता है, तो ये पॉइंट तो यहीं से गलत हो गया। The boy with poor family will score greater than with the boy with rich socio-economic family। ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा सामाजिक आर्थिक स्तर है वो कहीं ना कहीं बालक की जो इंटेलिजेंस है, जो आईक्यू लेवल है, उसको अफेक्ट जरूर करता है। क्योंकि अगर कोई बालक गरीब परिवार में पल रहा है तो उसकी लाइफ के अलग अलग चैलेंजेस होंगे, वहीं अगर कोई बालक अमीर परिवार में है तो उसके अलग चैलेंजेस, उसको अपने ड्रीम्स परस्यू करने हैं, उसको जिस बारे में जिस क्षेत्र में काम करना है, जो भी उसका इंटरेस्टिंग एरिया वो उसमें काम कर सकता है। जबकि वहीं कोई बालक अगर गरीब परिवार में है, उसके पास खाने को भी नहीं है, तो उसको सबसे पहले जो प्राइमरी एसेसरीज हैं, रोटी कपड़ा मकान, उन पे फोकस करना पड़ेगा। उसको ड्रीम्स तो कहीं बाद में आते हैं। तो ये चीज भी है, बालक के आईक्यू लेवल को सोशियो इकोनॉमिक लेवल अफेक्ट करता है। तो ये बात तो गलत ही हो गई कि अफेक्ट नहीं करता है। अब सी ऑप्शन पे आते हैं, तो ये भी गलत हो गया कि पुअर फैमिली वाले का ज्यादा होगा। लेकिन एक ये भी बात है कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो समान होते हैं, तो उनका आईक्यू लेवल भी लगभग समान होता है। आर्थिक स्तर वर्क करता है, आईक्यू लेवल चेंज होता है बालकों का, लेकिन धीरे धीरे, इतनी जल्दी भी नहीं कि एक साल में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ से जो पुअर इकोनॉमिक फैमिली से जो बच्चा आ रहा है उसका भी अधिक नहीं होगा। और जो ये पहला वाला ऑप्शन है हमारा, दी बॉय विद रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली, इसका भी अधिक नहीं होगा, क्योंकि एक साल के अंदर दोनों में कोई भी खास फर्क नहीं आ जाएगा। हाँ, 10-20 साल के बाद अगर करते तो उनमें फर्क देखने को मिलता, लेकिन आईक्यू में इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आते। तो जो हमारा बी ऑप्शन है, बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली, दोनों समान स्कोर करेंगे। इसके साथ हम लोग जाएंगे classification of students in different groups on the basis of their IQ trends to their सेल्फ स्टीम एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब अपनी बुद्धि के आधार पर विभिन्न समूहों में छात्रों का जो वर्गीकरण है उनके आत्मसम्मान में कमी या को दर्शाता है, बढ़ने को दर्शाता है, या अकादमिक प्रदर्शन में किस चीज को दर्शाता है। तो ये पहला ऑप्शन है इंक्रीज एंड इंक्रीज, सेकेंड ऑप्शन इंक्रीज एंड इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज, सेकेंड डिक्रीज एंड डिक्रीज, और लास्ट ऑप्शन है डिफेक्ट एज नो इफेक्ट ऑन, कमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जब किसी भी बालक को उन्हें वर्गीकरण कर दोगे आईक्यू के हिसाब से, किसी भी चीज के हिसाब से, अगर उनमें विभेदकता लाई जाएगी तो विभेदन या क्लासिफिकेशन हमेशा ही बालक को डिमोटिवेट करता है, जिससे उनका आत्मसम्मान और एकेडमिक प्रदर्शन, सेल्फ स्टीम एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस दोनों ही डिक्रीज होते हैं। बुद्धिमत्ता आईक्यू की संकल्पना किसके द्वारा विकसित की गई? तो जो आईक्यू की संकल्पना है वो स्टर्न साहब के द्वारा विकसित की गई, क्योंकि आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है सर विलियम स्टर्न ने 1912 में ही दे दिया था। जबकि जो आईक्यू का रिवाइज्ड कंप्लीट फॉर्मूला है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ये हमारे टर्मन साहब ने दिया है। जबकि जो इसका कॉन्सेप्ट है, आईक्यू की संकल्पना है, 1912 में ही सर विलियम स्टर्न ने दे दिया था। उन्होंने बताया था मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इज इक्वल टू आईक्यू। तो यहाँ से हम लोग का जो आंसर है विलियम स्टर्न होगा। आप इस बात में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, कोई टर्मन ना लगाए। इसी के साथ ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो आप सब लोग इसको देखिएगा, एंजॉय करिएगा और बताइएगा कैसी रही आज की क्लास, आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, कुछ गड़बड़ लगती है तो वो भी बताइएगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।